नमस्कार। बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है आदरणीय आरिफ मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। मुस्तफ़ा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। दर्शकों, मुस्तफ़ा जी की जीवनी बेहद ही निराली रही है। करीब 34 वर्ष तक वे द्वीपों के मत्स्य विभाग में कार्यरत रहे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई अभियानों में हिस्सा लिया और 2016 में बतौर सहायक निदेशक द्वीपों के मत्स्य विभाग से उनकी सेवानिवृत्ति हुई। उसी वर्ष उन्हें उपराज्यपाल द्वारा उनके सम्मान में उनके कर्म के प्रति निष्ठा को देखते हुए अपने प्रशस्ति पत्र से नवाजा। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। मुस्तफ़ा जी, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ, हम ये विस्तार से जानना चाहेंगे। हमारा जन्म मार्च 1956 में पोर्ट ब्लेयर पे हुआ। उस वक्त जो मैटरनिटी वार्ड था वो आज के नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे लोकेटेड था। जीबी पंत हॉस्पिटल उस वक्त नहीं बना था जी। तो वहाँ पे हमारी पैदाइश हुई और हमारे ख़ानदान को यहाँ रहते हुए 150 साल हो गए हैं जी। हमारे दादाजी जो हैं उन्हें अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल तो सभी को उन्होंने लेबल किया था जी। लेकिन वो जो ग्रुप था उस वक्त जो लोग आए थे उन्हें रिबल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ये कहा गया था कि ये ब्रिटिश हुकूमत के गद्दार हैं। उन्हें छोटा शाहजहाँपुर जो यूपी पे लखनऊ के करीब है वहाँ से लाया गया था और उनका नाम था पंडित अयोध्या राय शर्मा जी। और जो हमारी दादी थी वो जो पहली मोपला लेडी जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी के जुर्म में अंडमान भेजा गया था, उनके साथ वो एक छोटी नाबालिग बच्ची की तरह आई थी क्योंकि उस वक्त ये परमिटेड था कि अगर किसी को सज़ा होती है और उसे दूर भेजा जाता है, काले पानी की सज़ा होती है, तो अगर उनके पास छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चों को अपने साथ ले जा सकते हैं। तो दादी मलाबार से थी, उनका नाम चांद बीबी था और दादा छोटा शाहजहाँपुर से थे जी। और तब से हमारी नस्ल यहीं है और हमारा जितना भी लिंक मेनलैंड ऑफ इंडिया के साथ है वो सिर्फ अब लिखाई में, किताबों में या यादों में रह गई है। कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं रहा। हमारे अब्बा और हमारी जो बड़ी बहनें और भाई हैं वो 1950s के एंड में 60s के शुरू में वहाँ पे गए थे, लोगों ने पहचाना भी था, लेकिन उसके बाद हमें मौका नहीं मिल सका कि हम कभी भी उस रिलेशन को रेस्टोर कर सकें। तो अभी हम सिर्फ अंडमान के होके रह गए हैं। अंडमान ही हमारा सब कुछ है, इसीलिए इन्हें हमें छोटी इंडिया कहा जाता है। जी हाँ जी। तो जो कि आपके दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, आपके दादी माँ भी, तो उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, हमने पूरी ज़िंदगी जो भी काम किया, मैंने ही नहीं, मेरे जो बाकी भाई और बहनें हैं, हमारी कोशिश ये रही कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। ना पैसे की फ़िक्र की किसी ने, ना प्रमोशन के पीछे भागे, ना कोर्ट केस में उलझे, कि जो काम है उस काम को उठाया जाए जिससे लोगों को बेनिफिट हो। और मेरी जितनी भी एफ़र्ट्स रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ में वो सिर्फ इसीलिए रही हैं कि नए चीज़ों को निकालो और अपने लोगों के सामने रखो और उन्हें हौसला दो, उन्हें एनकरेज करो। मैं इसका क्लासिकल एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैंने 1982 में सर्विस ज्वाइन किया और 1983 में यहाँ पे फ्रेश वाटर फिश सीड की बहुत बड़ी समस्या थी। हम लोगों को सप्लाई नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें मेनलैंड से लाना होता था डिपार्टमेंट को, और वो बाई एयर लाइव फिश आती थी, उन्हें बाई एयर लाना होता था और फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। और उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क इस तरह नहीं था। ये जो हमारे आज रोड कनेक्टिविटी है डिगलीपुर तक, ये नहीं था। हमें स्टीमर पे हेलीकॉप्टर सर्विस भी नहीं थी। मोस्टली हमें स्टीमर पे ही कि बोट बंदोबस्त करें, बोट से लेके जाएं,
वो चक्कर रहता था। तो हमने ये सोचा, ये फैसला किया कि क्यों ना यहीं पे हम बच्चों को पैदा करें, और हमने अटेम्प्ट लिया जी। 1983 में। दलथम्बन टैंक से हमें मैच्योर्ड फिशेस मिल गए, जी। मेल और फीमेल को लेकर के हमने उन्हें हार्मोनल इंजेक्शंस दिए, और वो इंजेक्शंस उस वक्त सिंथेटिक इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं था। आजकल तो सिंथेटिक कंपनी पे फार्मा उसमें बना हुआ इंजेक्शंस रहते हैं। उस वक्त वो मछली के सर को काटा जाता था, उसके जो ब्रेन है उसे निकाला जाता था, उसका एक पार्ट लिया जाता था, उस पार्ट को क्रश किया जाता था, फिर उस हार्मोन को पानी में डिज़ोल्व होने दिया जाता था, फिर उससे जो एकदम सैचुरेटेड पार्ट होता था उसे लेकर के इंजेक्ट करते थे। तो किस्मत ने हमारा साथ दिया और यहाँ पे ब्रीडिंग हो गई, और वो ब्रीडिंग ऐसी हुई थी कि उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एमएल कंपानी साहब, वो खुद देखने के लिए आए थे कि भाई ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लोगों को। और उस वक्त प्रदेश काउंसिल हुआ करता था, प्रदेश काउंसिल के सारे काउंसलर्स आए थे कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छा किया, यहाँ बना दिया। और देखिए वो डिपार्टमेंट ने शुरुआत की, डिपार्टमेंट ने स्टेप लिया, गवर्नमेंट आगे बढ़ी। आज आपको पूरे अंडमान में कई ऐसे फार्मर्स मिल जाएंगे जो अपने फार्म पे, अपने पॉन्ड पे ये फिश सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं और लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। तो वो एक समस्या हल हुई, एक समस्या दूर हुई, और लोगों के लिए आराम हुआ, हमारे रीजन के लिए आराम हुआ। उसके बाद उसी साल हमने और एक इनोवेटिव ये प्रोग्राम शुरू किया, पेन कल्चर। पेन कल्चर ऐसे है कि हमारे यहाँ मैंग्रोव क्रीक बहुत हैं जी, बहुत बड़ा नेटवर्क है मैंग्रोव क्रीक्स का। तो मैंग्रोव क्रीक के एक हिस्से को आप नेट से घेर लेते हैं जी, और मेन जो मैंग्रोव का एरिया रहता है उसके अंदर जो बैक वाटर होता है उसमें से वो वैरायटीज़ जो इकोनॉमिकली वायबल हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं, उन मछलियों को पकड़ करके इस घेरे के अंदर डाल दिया जाता है और इन्हें कुछ फीडिंग दी जाती है। ये अपने नेचर में भी रहते हैं, सिर्फ ये भाग नहीं पाते। तो ये सब उस समय किस स्थान पर आप करते थे? ये सीपी घाट पे जो जोड़ा कलान, जो अभी कहते हैं जिसे जोड़ा कलान, और ये जब लॉन्च हुआ था तो वो हमारे उस वक्त के वही लेफ्टिनेंट गवर्नर एमएल कंपानी साहब, उन्होंने आकर के इनॉग्रेट किया था। लेकिन देखिए किस्मत की बात है, इनलैंड फिशरीज का जो हमने किया इंड्यूस ब्रीडिंग, वो बड़ी फूली फली और आज फैल गई, लोगों को उससे आसानी हो रही है। लेकिन जो पेन कल्चर हमने शुरू किया था, ये कई वजहों से, जिसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाहता, लेकिन इसे बंद कर दिया गया था। अगर ये सक्सेसफुल था, इतनी सफलतापूर्वक चल रहा था, क्या वजह थी इसे बंद करने की? उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। वो शुरुआत हुई, लोगों को ये दिखाने ही हम नहीं पाए कि भाई इस तरीके से मछलियाँ इतनी बड़ी होती हैं, आप अपने घर के पीछे कर सकते हैं, आप अपने गांव के क्रीक में कर सकते हैं। वही एक शेर है ना, किसी ने कहा है, ये जुल्म भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। तो इसके साथ वही हो गया इस प्रोजेक्ट के साथ। हाँ, उसके बाद जो है, अब मैं उसे कैसे वो करूं कि मैं तो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता था, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। हमारे पास एक म्यूज़ियम था, फिशरीज म्यूज़ियम, वो आज भी है। आज भी है वो। तो उस म्यूज़ियम पे एक दिन टूरिस्ट आते रहते थे, बहुत कम आते थे, आज की तरह नहीं थे। तो एक जापानी आए थे, काफ़ी उम्र थी उनकी, जैसी मेरी उम्र अभी हो गई है उस तरह उनकी उम्र थी। तो उन्होंने मुझसे बात किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो मछली मिलती है, उसने एक मछली का नाम लिया। मैंने कहा सर मैंने तो सुना नहीं, मैं अपने साथियों से पूछता हूँ। तो मैंने साथियों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमने भी कभी नहीं सुना, कोई फ़ोटो है, उसके पास फ़ोटो भी नहीं था। तो उसने डिस्क्राइब किया कि वो ऐसे चॉकलेट कलर की होती है और पानी में जो है वो 800 मीटर नीचे रहती है, जहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री होता है।
खारे पानी की मछली, खारे पानी की मछली, ओपन सी की, तो वो मछली बहुत वैल्यूएबल है। उसके लीवर से एक केमिकल निकलता है जिसे स्क्वेलिन कहते हैं, स्क्वेलिन। और स्क्वेलिन हमें प्लास्टिक सर्जरी के बाद यूज़ करने की ज़रूरत है और वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हम जापान में उसे यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा आपको कैसे मालूम कि यहाँ पे वो शार्क है? उसे डॉग फिश शार्क कहा जाता है या डीप सी शार्क कहा जाता है। आपको कैसे मालूम? शार्क की प्रजाति ही जी जी जी, शार्क की ही नस्ल की है, अंडमान में पाई जाती है। जी, उस जापानी ने मुझे पहली दफ़ा बताया। तो मैंने पूछा आपको कैसे पता? आप तो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट बन के आए हैं, आपको कैसे पता कि आप फिशिंग पे गए थे यहाँ? उसने कहा नहीं, मैं सेकेंड वर्ल्ड वार पे मैं एक वारशिप का कैप्टन था। तो यहाँ पे वो आपका साउथ अंडमान जहाँ ख़त्म होता है, मतलब आज का चिड़िया टापू, चिड़िया टापू, और वो उसके बगल में एक आइलैंड है, उसे याद था, रटलैंड। हम उसके आगे इतनी दूरी पे थे और हम सबमरीन्स को सस्पेक्ट करते हुए, अलाइड फोर्सेस के सबमरीन को सस्पेक्ट करते हुए हमने डेप्थ चार्ज किया था। मतलब वो कुछ तरह का वो चलाते हैं एक्सप्लोजिव, जो नीचे जाकर के फटता है कि वो सबमरीन को रोक सके। उसके बाद ये फिशेस वहाँ पे सब ऊपर आई, हमने इसे कलेक्ट किया और बाद में जब मैं जापान गया, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया और मैं बिजनेस में आ गया, तो तब मुझे इस तेल के बारे पता चला। और जब मैंने इंडस्ट्री के पास देखा ये तस्वीर, तो मुझे याद आया ये तो अंडमान पे है। तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि अगर कोई पकड़ता है तो मैं यहाँ से लेकर जाऊँ, उसका लीवर ऑयल में लेकर जाऊँ। तो ये हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि भाई कोई ऐसी चीज़ है जिससे आदमी जापान से आ गया। तो मैंने पर्सनल लेवल पे मैं इसके पीछे लग गया। अब हमारे जो फिशरमैन थे वो जब उनसे बात की, वो कहते थे ये आदमी पागल हो गया फिशरीज वाला, 800 मीटर नीचे हम इतना लंबा लाइन डाले, 1 किलोमीटर लंबा, अरे हमें मछली ऊपर मिल रही है। खैर कैसे 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 करके, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। उसने जो जगह बताया था उसी जगह से एक दिन मुझे एक डॉग फिश शार्क मिल गया और मैं लेकर उसे भागते हुए आया। मैंने सबसे पहले अपने डायरेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया। उस समय हमारे डायरेक्टर थे डॉक्टर पीताम्बरम आसारी जी। और इसी फिशिंग में करते हुए उसके बाद उनकी डेथ हुई। डॉक्टर पीताम्बरम आसारी, फील्ड पे उनकी डेथ हुई, उन्हें हार्ट अटैक हो गया था जी। तो उन्हें बताया, उन्होंने देखा। अच्छा, उस वक्त कम्युनिकेशन ये सब चीज़ें बहुत पुअर थी, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आप नेट खोलें और आपने देख लिया। तो उन्होंने मेनलैंड पे कई ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन किया जी। उन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये जवाब दिया कि सर हम इसे देख करके वी विल रिवर्ट दिस इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग वी विल लेट यू नो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और जो वहाँ से फीडबैक शुरू हुआ CMFRI से और एम्पीडा से, उन्होंने कहा सर ये तो गोल्ड माइन है, कहाँ है, आपके वहाँ पे मिल गई? हाँ, उसने कहा मेरे सामने रखी हुई है, मैं मेल से तुम्हें इसकी तस्वीर भेज रहा हूँ। वो पोस्टल मेल से जाती। और सिर्फ 2 महीने का वक्त लगा होगा, तब एम्पीडा ने, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है जी। उन्होंने एक टीम कंस्टिट्यूट किया और जापान से भी उन्होंने लोगों को बुलाया। जैपनीज भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये उस समय की बात थी, 83 की बात, 84 होगा शायद, 84-85 की बात है। तो इसे इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी समय लगा होगा उस समय जी। नहीं, वो मतलब 2 महीने में, 2.5 महीने में वहाँ के एक्सपर्ट्स आ गए जी। और तब डिपार्टमेंट ने अपने जितने बोट्स थे उन्हें डाइवर्ट किया, उन्हें पहले तो इक्विप किया जी। फिर उन्हें ट्रेंड किया कि 800 मीटर से आप कैसे मछली को निकालेंगे, क्या टेक्निक होनी चाहिए। और फिर लोग निकले बाहर, डिपार्टमेंटल बोट्स जी। तो डिपार्टमेंटल बोट्स पे मैम ऐसे हो गया था कि ढेरों ढेर, एक एक लाइन में 25, 30, 40 मछलियाँ आ रही, हर नेट पे वही मछली आ रही जी। और उसका सबसे बड़ी खूबी उसकी ये है कि आप उसको लीवर को निकालिए, लीवर को किसी भी कंटेनर में रख दीजिए और धूप पे रखिए
जी। वो जो तेल है उसका फौरन निकल करके बाहर आ जाता है। दूसरे शार्क्स के उसमें आपको बॉयल करना पड़ता है, लेकिन इस पे आप सनलाइट पे एक्सपोज कीजिए। जी। और जब ये चीज़ फैली है, हमारे लोकल रेडियो स्टेशन ने इस चीज़ को फैलाया, डेली टेलीग्राम ने इस चीज़ को फैलाया, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे वो सामने आ गए। और उनमें से सबसे ज़्यादा जो मशहूर था, जो TSG ग्रुप है आज का, TSG चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, केरला से प्रोफेसर्स आ गए कि भाई ये कहाँ पे है, कहाँ पे मिलती है, और इसका एक्सपोर्ट शुरू हुआ। हम यहाँ से तो एक्सपोर्ट नहीं, हम यही कहेंगे कि यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर के मेनलैंड भेजा जाता था। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, उस मछली के पेट से अंडे निकलते थे जी। बड़े बड़े अंडे, जो टेनिस बॉल की तरह। वो आज भी निकलते हैं, लेकिन आज उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। और उसे आप आमलेट की तरह, आप मुर्गी के अंडे की तरह या बतख के अंडे की तरह, आप उस पर थोड़ा वो प्याज वगैरह दे करके, हमने खुद खाया। और कहाँ पे पहला खाया, ये जो बे आइलैंड्स होटल है जी। वो जैपनीज ने हमें बताया कि इसके अंडे को आप खा सकते हैं। तो शुरू में तो हमारे अंदर बहुत हेसिटेशन था, भाई शार्क मछली का अंडा खाए, कैसे खाए। तो उन्होंने कहा चलो, तो वो एक बकेट पे लैंडिंग सेंटर से हमारे सामने ही लेकर के हमें साथ लेकर गए। और उन्होंने वहाँ लोगों को बताया कि भाई इसे ऐसे बनाना, इस पे ये इंग्रेडिएंट देना। और हमने खाया तो वाकई फिर उसके बाद तो हम घर पे भी खाने लगे थे। मुस्तफ़ा जी, तो उस समय ऐसा था कि आपने ब्रीडिंग करने की कोशिश की थी उसकी? नहीं, देखिए उसकी ब्रीडिंग नहीं हो सकती, वो तो ऐसे नेचुरली एनवायरनमेंट में रहते हैं जी। को वो एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं कर सकते। कि वो 800 मीटर का डेप्थ, उस डेप्थ पे जो प्रेशर है, वो प्रेशर ही इतना होता है कि अगर हम चले जाए तो आदमी मर जाएगा वहाँ पे। क्योंकि जस्ट आप एक छोटा से एक ज़रा सा सोचिए कि आपने एक गिलास पानी अपने सर पे रखा, फिर एक बकेट रखा, फिर एक ड्रम रखा, तो वज़न कितना होगा? वो इंसान दब जाएगा जब वो एक ड्रम अपने सर पे रखेगा, उसकी हड्डी पसली सब टूट जाएगी। और वहाँ पे 800 मीटर, जो 1 किलोमीटर के करीब है, उतना पानी हमारे ऊपर रहेगा। तो ये मछली उस प्रेशर पे रहती है। अगर इसे आप ऊपर ले आएँ तो ये अपने आप मर जाती है। इसका सिस्टम फेलियर हो जाता है, साइकोलॉजिकल फेलियर हो जाता है, फिजियोलॉजिकल फेलियर हो जाता है, ये खुद ही तड़प जाती है। क्योंकि कई दफ़ा हमारे फिशिंग लाइंस पे ऐसे हुआ कि वो मछली आई, वो पकड़ने के वक्त जब उसे निकाल रहे थे, और बड़ी मछली होती है, एवरेज साइज़ जो है इसका 5 केजी 6 केजी रहता है, तो उससे जब निकालने के वक्त में वो हाथ से छूट गया। जो आदमी काम कर रहा था, टेक्नीशियन था, फिशरमैन था, छूट गई वो मछली, गिर गई समुंदर में। लेकिन वो आपको आधे घंटे के अंदर वो तड़पती हुई किसी तरफ दिखेगी, वो वापस अपने उस पे जा नहीं पाती, वो प्रेशर की वजह से। प्रेशर की वजह से। और दूसरा टेम्परेचर है, हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है ऊपर, अभी जैसे हवा का टेम्परेचर है तो आप लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हाँ, आप समुंदर का टेम्परेचर ले तो वो 28 डिग्री या 27 डिग्री होगा। लेकिन वो जो रहते हैं वो एकदम एक्सट्रीम एसी में 2 डिग्री पे रहते हैं। अब 2 डिग्री से उन्हें निकाल करके आपने अचानक ऊपर 27 डिग्री या 30 डिग्री में ले आया, तो उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस आ जाता है। तो ये फिजिबल नहीं है हमारी जो एक बार अगर कास्ट हो जाए तो उन्हें वापस छोड़ना उनका पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए, अब जैसे डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन ये रहा, इनलैंड फिशरीज को पॉपुलराइज किया गया, ये शार्क फिशिंग को पॉपुलराइज किया गया। उसी के बाद उसी शार्क की हंटिंग के दौरान एक दिन मुझे एक लॉबस्टर मिला। तो वो लॉबस्टर वो था, ऐसा था वो बंदा कि उसके जैसे बंदे मैंने पहले देखे नहीं थे जी। तो मैंने अपने साथियों से पूछा, भाई ये क्या है? उन्होंने कहा, भाई हम भी कभी नहीं देखे, ये कहाँ से ले आए? और वहाँ से ले आए, इतनी डेप्थ से ले आए उसे। वो शार्क की फिशिंग कर रहे थे, उसके पीछे घूम रहे थे, वो मिल गया ये। अब ये अजूबा लगा तो इसे ले आए, अब इसे रखे। हमारे पास जितनी किताबें थे वो हमने देख ली। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास गए, उन्होंने अपनी सारी किताबें देख ली। उन्होंने कहा, भाई ये तो हमें नहीं मिल रहा है, ये क्या है?
तो फिर ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक मिस्टर हिमांशु घोष थे, एक साइंटिस्ट थे, वो क्रस्टेशियन साइंटिस्ट थे। हिमांशु घोष ने एक लेटर लिखा कि नहीं, ये है इंडियन ओशन पे है, लेकिन अंडमान से या अंडमान सी से या बे ऑफ बंगाल से ये कभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। इफ़ इट इज़ दैट वन, अगर ये वही है तो ये शायद बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ये पहली वैरायटी है। उसके बाद सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक डॉक्टर खतिरवेल साइंटिस्ट थे। डॉक्टर खतिरवेल ने हमें कम्युनिकेट किया कि हमें जो इंटरनेशनल इंडियन ओशन एक्सपीडिशन हुआ था उस पे जो सैंपल कलेक्ट करे गए थे उस पे इसके बच्चे मिले हैं, ये लगता वही है। और आप सोचिए इसकी इम्पोर्टेंस इतनी हो गई, हिमांशु जी ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, खतिरवेल साहब CMFRI चेन्नई से, वो अपना ट्रिप बना करके आए सिर्फ इसे देखने के लिए कि भाई तुम आ गए, तुम प्रकट हुए अंडमान सी से, और उन्होंने उसे देखा और फिर उनके मदद से मैंने उसे भी पहली दफ़ा रिपोर्टिंग की। जब ये खबर भी फैली है, लोगों में गई है, तो विशाखापट्टनम से और तमिलनाडु से कुछ फिशिंग वेसल्स ऐसे आए जो बहुत ही डीप सी पे जो ट्रॉल कर सकते थे। क्योंकि देखिए वो जो शार्क के बारे मैंने कहा उसे आप ट्रॉलिंग से नहीं ले सकते। ट्रॉलिंग एक टेक्निक होती है जिसमें एक बड़ा काफ़ी मजबूत एक वेसल होता है, फिशिंग बोट होता है, उसके पीछे एक नेट डाला जाता है जो एक बैग की तरह होता। आप ये समझिए कि एक थैला, आप उस थैले को लेकर के पानी के अंदर चलते हैं तो जितनी चीज़ें भी आती हैं वो उसके अंदर चली जाती हैं। आप कम डेप्थ पे करें तो जो सारी मछलियां हैं वो आती हैं। वो ट्रॉलिंग आज भी यहाँ पे चल रहा है, हालांकि वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है और गवर्नमेंट अब उससे ट्रॉलिंग के मेथड को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, लेकिन उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उसी बैग को आपको जब बहुत डेप्थ पे लेकर जाना होता है तो उसके लिए कई तरह के टेक्निक्स लगते हैं। तो वो टेक्निक्स के साथ वो वेसल्स विशाखापट्टनम से और तमिलनाडु से यहाँ पे आए, उन्होंने लाइसेंस लिया और उन्होंने ट्रेड शुरू किया। एक काफ़ी जो जिन्होंने काम किया, अंतोनी स्वामी, शायद उनका ट्रॉलिंग आज भी उनकी होती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिससे हमने जो मेहनत की उसका हमें फल मिला और लोगों में ये चीज़ फैली, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी हुई और इस एरिया का नाम हुआ कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। उसके बाद जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट पे था तो उस वक्त हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा के साइंटिस्ट ने ये एडवाइस किया था, ये सजेशन दिया था कि देखिए वहाँ पे फ़िश की कमी तो नहीं है, लेकिन वो वक्त शायद दूर नहीं कि अगर हम इस तरह हार्वेस्टिंग जब बढ़ती जाएगी तो एक दिन आएगा कि उसमें डिक्लाइन शुरू होगा, कमी होगी, क्योंकि ये ट्रेंड पूरी दुनिया में देखा जा चुका है। तो इसलिए हम तुम्हें एक सजेस्ट करते हैं कि उस दिन की तैयारी कर लो, केजेस में, छोटे छोटे फ्लोटिंग केजेस में लोकल वैरायटीज़ को पाल करके देखो कि उसकी फिजिबिलिटी कैसी है, वो कहाँ तक उस पे पल सकते हैं। तो हमने वो वेंचर शुरू किया था और यहीं जो अभी आज राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उस वक्त अबरडीन जेट्टी के नाम से जाना जाता था और वो दोनों जेट्टीज कनेक्ट नहीं हुए थे। तो जो ब्रेक वाटर का एरिया है उस तरफ का, उसके बगल में कई केजेस हमने लॉन्च किए और यहीं की लोकल वैरायटीज़ को कि एक में 10 वैरायटी, फिर दूसरे में 5 वैरायटी, इस तरह हमने डालकर फीडिंग शुरू किया। तो जब वो लॉन्च हुआ और उस पर मछलियाँ बढ़ने लगी तो उस वक्त के हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, श्री वक्कम पुरुषोत्तमन साहब, वो खुद आकर के वो देखा करते थे और मुझे बुला करके पूछा करते थे, वो मछली लाओ, वो कितना अच्छा, उस दिन मैंने ये देखा था, उसे ले आओ, उसे दिखाओ। वो खुद आकर के वहाँ खड़े होकर के चीज़ों की जानकारी लिया करते थे। लेकिन वो हमारे पेन कल्चर की तरह
ये केज कल्चर भी पॉपुलराइज नहीं हो पाया। और एक प्रोजेक्ट वही ओशन डेवलपमेंट में रहते हुए वो मैंने ही सजेस्ट किया था जी। और मैंने उसके लिए 18 लाख मांगे थे गवर्नमेंट से कि सर मुझे 18 लाख आप दे दीजिए जी। ये करते हैं जी। वो प्रोजेक्ट ये था कि यहाँ पे जो कोरल्स हैं, करीब के कोरल्स, जी। वो बहुत डैमेज हो गए हैं। जी। उन कोरल्स को रीजुनोवेट किया जाए। जी हाँ, आपने कोरल कंजर्वेशन एंड रिजुवनेशन जी कोरल रीफ के लिए जी, ये जी। परियोजना थी, जी। वो किया था। जी, वो हमने किया था 86-87 में। जी। उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी। वो पहला सर्वे था पूरे अंडमान निकोबार का, पूरा अंडमान निकोबार का सर्वे था जी। जिस पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन बॉम्बे, जी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पुणे जी। ये इन्वॉल्व थे और मैं यहाँ से इन्वॉल्व था, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे इन्वॉल्व था कि हम एसेस करें जी। समुंदर के अंदर उतर करके। तो हमें बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं था, हमारे पास बोट्स नहीं थे, जी। पैसे की कमी थी। उस वक्त किसी डिपार्टमेंट ने, शायद डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट ने हमें फंडिंग भी की थी। जो हमारे टीम लीडर थे उनके पास फंडिंग आई थी। वो एक लेडी थी यामिनी वरवाडेकर, वो महाराष्ट्र से थी, वो टीम लीडर थी, उनके पास फंडिंग थी। वो छोटी सी फंडिंग को लेकर के हमने शुरू किया और मुझे डिपार्टमेंट से लीव लेना पड़ा। तो वो करते हुए, वो असेसमेंट करते हुए कि कहाँ तक हमारे कोरल हमारी किस एक्टिविटी की वजह से कितने टूटे हैं जी। वो करते हुए हमने उसे थोड़ा से और चेंज किया। उसके अंदर हमें कलरफुल फिशेस दिखने लगी, जी। बहुत सी वैरायटीज़ जिसे ऑर्नामेंटल फिश कहा जाता है, वो हमने कलेक्ट किया। और हमने फिर मदद मांगी कई डिपार्टमेंट से जी। कि आप हमें जगह दीजिए, हम इसे डिस्प्ले करना चाहते हैं उन फिशेस को। तो एक डिपार्टमेंट सामने आई, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मिस्टर भगत सिंह उस वक्त सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे और हमने अपना वो पूल लाया हुआ था। हमारी टीम पूल्स लेके आई थी, बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं जी। उस पे हमने उन फिशेस को डिस्प्ले किया। जी। जब वो फिशेस डिस्प्ले हो गई तो हमारी जो टीम लीडर थी वो पहुंच गई राजनिवास जी। और उन्होंने एलजी साहब से कहा, सर आपके पास ऐसा एक माइन है, अनदर गोल्ड माइन, जी। ये रंगीन मछलियाँ पूरी दुनिया में इसकी मांग है, खासकर यूरोप और अमेरिका में, जी। और ये बहुत महंगी है। जी। लोग जो हैं वो इंडोनेशिया से, फिलीपाइन से, सब जगह से लेकर जाते हैं। ये आपके पास भी है, हमने निकाल के रखा है, आकर देख लीजिए। जरूर। और कंपानी साहब शाम में आ गए जी। उनके साथ, तो फिर वो चलते हैं तो चीफ सेक्रेटरी साथ में, फिर सेक्रेटरी साथ में, जी। वो सब आए। और जब उन्होंने देखा उन्होंने कहा, वंडरफुल, ये चीज़ें तुम लोगों ने, प्राइवेट रिसर्चर्स ने निकाली। तो सबका इंट्रोडक्शन हुआ, पता चला मैं डिपार्टमेंट से हूँ। उन्होंने कहा, कहाँ है तुम्हारे और साथी? मैंने कहा, सर मैं तो छुट्टी लेके काम कर रहा हूँ। और उस दिन से उन्होंने उसे ऑफिशियल बना दिया, नहीं कल से पूरी डिपार्टमेंट का सपोर्ट तुम्हारे साथ रहेगा, छुट्टी खत्म। बहुत बढ़िया। समय की थोड़ी सी पाबंदी है जी जी सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों से दो बातें कहना चाहेंगे? देखिए, हमें जो है ना, जी। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि इस चीज़ से हमें पैसा ही मिलेगा। हम पैसे को ऑब्जेक्टिव रखकर काम ना करें। जी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो कि हम अपने लोगों के लिए, देखिए आज मैं इंडियन से ज़्यादा अंडमानी बन गया। जी। मैं अंडमानी इंडियन हूँ। इस तरह बहुत लोग हैं जो अंडमानी इंडियन हो गए हैं। जी। हमें ये सोचना चाहिए अपने इस जगह के लिए, अपने इस मुल्क के लिए, जी। अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जी। इस तरह की कुछ इनोवेटिव चीज़ें करें कि जिससे वो भी सस्टेन करे और वो सोसाइटी को भी सस्टेन करने का मौका दें। जी। मुस्तफ़ा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपने जीवन के अनुभवों को हमसे साझा किया, उसके लिए दूरदर्शन की पूरी टीम आपकी आभारी रहेंगी। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बातों बातें के अगले अंश में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।